वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेइंग इंजीनियर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले फेलियर ऑफ फाउंडेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ओके, तो हम देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो द कंटेंट्स आर इंट्रोडक्शन, देन लोन ट्रांसफर फेलियर्स, then drag down and heave, collapsible soil, lateral loads, construction error, unequal supports। ओके, तो कंटेंट हमने देखना है फिर से। वाटर लेवल फ्लक्चुएशन, अर्थक्वेक, वाइब्रेशन इफेक्ट, फाउंडेशन फेलियर ड्यू टू लैंडस्लाइड और स्लोप स्टेबिलिटी, फाउंडेशन फेलियर ड्यू टू अपलिफ्ट एंड कंक्लूजन। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। So, the foundations of engineering constructions are systems that act like interface elements to transmit the loads from superstructure to and into the underlying soil or rock over a wider area at reduced pressure. Engineering structure, despite being constructed with adequate strength and safety measure, do fail or collapse. So, the failure is an unacceptable difference between an expected and observed performance. सो दिस कोट इज़ बाय काउंसिल ऑफ फॉरेंसिक इंजीनियरिंग ASCE। ओके, तो दोस्तों फाउंडेशंस हम जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो बेसिक फिनोमेना होता है कि हम सुपर स्ट्रक्चर का जितना भी लोड होता है उसे हम सेफली सब स्ट्रक्चर के थ्रू सॉइल पर क्या करते हैं, वाइडर एरिया पे स्प्रेड करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, सेफ रहेगा, उसी जगह पे कई जगह कोलैप्स भी हो चुका है और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, जो हमने सोचा था, जिस हिसाब से हमने डिज़ाइन की थी, उसमें फेलियर हुआ है। ठीक है, तो उस सभी फेलियर्स पे एक स्टडी हुई है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बेसिक रेसिडेंशियल हाउस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आसपास क्या है, सॉइल पर कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो दोस्तों हमें पता है कि बेसिक फिनोमिना है, जब भी बारिश होती है, बारिश का पानी की वजह से क्या होंगे, ग्रीनरी होंगी, तो इवापोरेशन भी होगा, ट्रांसपिरेशन भी होगा। ठीक है, तो कुछ पानी हमारा अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा, कुछ पुअर सॉइल कंडीशंस की वजह से क्या होगा, हमारा सॉइल कॉम्पैक्शन भी हो सकता है। और हमें पता है कि हमारे कई सारी लाइंस बिछी होती है जिसमें प्लम्बिंग लीक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कुछ बेसिक कॉजेस दिखाए गए हैं जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन पर इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों लोड ट्रांसफर फेलियर। सबसे पहला रीजन है लोड ट्रांसफर फेलियर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन इज टू ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर टू द फाउंडेशन सॉइल ऑन अ वाइडर एरिया। The uncertainties for which the factor of safety is provided in the geotechnical design includes, so first one is natural heterogeneity or inherent variability, and next one is a measurement error, and third one is model transformation uncertainty. So तो दोस्तों हमें पता है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फाउंडेशन का, कि टू ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर टू द फाउंडेशन मीन्स सबस्ट्रक्चर। सो द अनसर्टेनिटीज जो आती है हमारी बेसिकली, जिसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेते हैं, तो फर्स्ट वन है हमारा नेचुरल हेट्रोजिनिटी, कि हमें पता है कि हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो है हमारा कंक्रीट का, और हम जिस पर उसे लाई कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनिक सॉइल मटेरियल है। ठीक है, तो क्या होगा कि आप एक हेट्रोजीनियस मटेरियल के साथ में अपने सॉइल के साथ में आपका फाउंडेशन कॉन्टैक्ट करवा रहे हो। तो नेक्स्ट अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट एरर का। जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो मे भी कुछ पॉसिबिलिटी रहती है एरर की, मैन मेड एरर और नेचुरल एरर्स की वजह से। और थर्ड वन है हमारा मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन अनसर्टेनिटी, कि हमने जो मॉडल बनाया था, रेसिडेंशियल बनाया था, लेकिन आगे चल के उस पर हम कमर्शियल यूज़ करने लगे। ठीक है, या हमने कुछ मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन किए, तो इसकी वजह से जो फाउंडेशन था उसके ऊपर लोड चेंज हो गए। ठीक है, तो हमारा क्लासिक एग्जांपल है द एग्जांपल्स ऑफ बेरिंग कैपेसिटी फेलियर्स। सो द ट्रांसकोना ग्रेन एलिवेटर इन 1930 एंड फार्गो ग्रेन एलिवेटर इन 1955। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये एक एग्जांपल दिख रहा है कि इस साइड ऑफ ट्रांसकोना एलिवेटर फॉलोइंग द फाउंडेशन फेलियर। तो एक बिल्डिंग थी दोस्तों जिसका क्या हुआ, फाउंडेशन फेलियर की वजह से उस बिल्डिंग का हम फेलियर हो गया। ठीक है, ट्रांसकोना एलिवेटर। ओके, सो द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रेमेडीज। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है दोस्तों, अंडर सच सर्कमस्टांसेस द मोस्ट कॉमनली एडॉप्टेड रेमेडियल मेजर टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम इज अंडर पाइनिंग। ओके, underpinning is accomplished by extending the foundation in the depth or width so that it's either rests on the more supportive soil stratum or distributes its load across a greater area. So the use of steel piers, helical anchors and
माइक्रो पाइल्स आर कॉमन मेथड्स इन अंडर पाइनिंग। तो दोस्तों प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने सबसे पहले याद रखना है कि आपने अंडर पाइनिंग करना है। अंडर पाइनिंग में क्या होगा दोस्तों कि आपने फाउंडेशन का विड्थ बढ़ाना है या आपने उसकी डेप्थ बढ़ानी है, जिससे क्या होगा कि आपका लोड ट्रांसमिशन अच्छी तरह से हो पाएगा। ठीक है, आप अंडर पाइनिंग में स्टील पायर्स इस्तेमाल कर सकते हो, हेलिकल एंकर्स या फिर माइक्रो पायर्स। इसके बारे में आगे डिटेल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके लिए रेमेडियल मेजर्स। क्या क्या इसमें हमने अंडर पाइनिंग की है। ओके, जो आपका स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था इसमें हमने स्टेबल बनाने के लिए अंडर पाइनिंग की है। ओके, सो दोस्तों सॉरी इमेज इतनी क्लियर नहीं है। तो फाउंडेशन अंडरपाइनिंग बाय हाइड्रोलिक जैकेटिंग एंड ट्रांसफर्स द लोड टू स्क्रू फाउंडेशन इंस्टॉल इनटू द स्टेबल स्ट्राटा। ठीक है, तो हमने सबसे पहला रेमेडियल देख लिया। देन नेक्स्ट हमने कॉज देखना है कि ड्रैग डाउन एंड ह्यू। दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों हमारा ड्रैग डाउन एंड ह्यू। तो ये क्या होता है, इन द प्लास्टिक सॉइल्स द न्यू सेटलमेंट्स ड्रैग डाउन ओके आर ऑफन accompanied by the upward movement or hew some distance away. In swelling and shrinking soil, hot, dry, wind, and intense heat will often cause the soil to shrink beneath the foundation. Uneven saturation of the soil around the foundation located in the expansive soil can cause the soil to hew as it expand and contract after drying. So the similar problems of hew and contraction is observed when the foundation is placed in extremely cold condition. ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉज ऑफ फेलियर है ड्रैग डाउन एंड ह्यू। इसमें क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो सॉइल है प्लास्टिक सॉइल है, जीटी में हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रिंकेज एंड एक्सपांशन। ओके, तो हमें पता है कि जब आपकी सॉइल में वाटर ऐड होता है, मोस्टली अगर आप ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हो, तो आपका एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही रैपिडली होता है और आपके स्ट्रक्चर के लिए वो काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, तो जब भी आपका स्वेलिंग होता है या श्रिंकेज होता है, जब भी आपका ड्राई वेदर होता है, इंटेंस हीट होती है, ठीक है, तो जिससे आपकी सॉइल क्या होती है, श्रिंक होती है, या फिर जब भी आपकी ज़्यादा बारिश होती है या फिर कोल्ड वेदर होता है, तो आपकी जो सॉइल है एक्सपांड होती है। ठीक है, तो ये एक मेजर कॉज है आपका फेलियर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका टिपिंग सेटलमेंट होती है, नेक्स्ट फिगर देखिए आप, टिपिंग सेटलमेंट। ओके, तो ये क्या होता है, इसमें थोड़ी बहुत क्रैक्स आ सकती है, लेकिन सबसे खतरनाक है हमारा डिफरेंशियल सेटलमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर डेफिनेटली क्रैक करेगा। ठीक है, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारा कि कॉज बाय ड्रैग डाउन एंड ह्यू। ओके, तो ये और कुछ एक एग्जाम्पल्स है जिसमें हमें दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है कि बिटुमिनस रोड है। ओके, जहाँ पर हमारा सॉइल एक्सपांशन हुआ है। तो दोस्तों बिटुमिनस रोड के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप कंक्रीट रोड्स की बात करते हो तो उस वक्त में डेफिनेटली क्रैक आ सकती है। देन अगर आप अंडरग्राउंड एक चेम्बर बना रहे हो, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मोस्टली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में क्या होता है, हम गोडाउन बनाते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आपका सॉइल कंटिन्यूसली एक्सपांड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस वक्त में भी आपके वॉल पर, आपके उस स्ट्रक्चर पर फेलियर का सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है दोस्तों, इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है। ठीक है, तो इसका प्रिवेंटिव मेजर है, सबसे पहले अपने सॉइल स्टेबलाइजेशन विथ लाइम फ्लाई ऐश एंड पोर्टलैंड सीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ सॉइल मॉइस्चर यूजिंग प्लास्टिक फैब्रिक अंडरनीथ द फाउंडेशन। देन थर्ड आपने दिया है कि अ थिन कोट ऑफ बिटुमेन विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द shear फोर्स बिटवीन द पाइल सरफेस एंड द सॉइल एंड रिड्यूस द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक बात करते हैं दोस्तों, जब भी अगर आपने बेसिकली देखा होगा तो सॉइल स्टेबलाइजेशन में लाइम फ्लाई ऐश एंड पोर्टलैंड सीमेंट का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप सादी मिट्टी पर अगर सीमेंट मार देते हो तो उस पर आपको कंक्रीट की तरह स्ट्रेंथ मिल जाती है। ओके, मतलब काफ़ी स्टेबल सॉइल आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला है। तो नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर यूजिंग द प्लास्टिक फैब्रिक। ओके, प्लास्टिक फैब्रिक का एक नया कंसेप्ट निकला है दोस्तों, तो इसकी वजह से भी आप क्या कर सकते हो, आपके फाउंडेशन पे जो स्वेलिंग होती है, ड्रैगिंग होती है, ये कम कर सकते हो। देन अगर आप थिन कोट ऑफ बिटुमेन अप्लाई करते हो आपके पाइल सरफेस पे, तो क्या होगा, जिससे आपका सॉइल के साथ में, पाइल सरफेस एंड सॉइल के साथ में जो भी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है उसमें काफ़ी रिडक्शन हो जाएगा। देन अगर आप इग्नोरिंग द एक्टिव जोन ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बाय प्लेसिंग फुटिंग एट अ डीपर डेप्थ, अगर आप डेप्थ बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपका एक्टिव जोन ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से बचाव हो जाएगा। देन हेवी स्ट्रक्चर टू ओवरकम द स्वेल प्रेशर। ठीक है, तो जब भी आप हेवी स्ट्रक्चर बनाते हो, जिससे भी क्या होगा, आपका स्वेल प्रेशर काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा। या फिर आइस एडिजन एंड रिजल्टिंग अपलिफ्ट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द ग्रैनुलर backfill, okay, around the foundation wall or footing pedestals.
देन नेक्स्ट कॉज है हमारा फेलियर का कि कोलैप्सिबल सॉइल्स। ओके, कोलैप्सिबल सॉइल्स, दे आर डिपॉजिट्स ऑफ fine grained particle transported by the wind and characterized by constituent parts with an open packing arrangement which forms a metastable state that can collapse to form a closer packet. So more stable structure of significantly reduced volume. Collapse in such a deposit can be triggered by either increasing the load on the soil or by wetting it. A collapsible condition can be lead to structure failure, landslides, depending on the topography, and tsunamis if the soil collapses into the body of water. ठीक है, तो कोलैप्सिबल सॉइल का बेसिक रीज़न है दोस्तों, जो हमारी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, वेरी फाइन सॉइल जो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, बाय द वाइंड, उसे कहते हैं एओलिन डिपॉजिट। ओके, एंड आर कैरेक्टराइज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट विथ एन ओपन पैकेट अरेंजमेंट। ठीक है, तो ओपन पैकेट अरेंजमेंट में क्या होता है दोस्तों कि ये एक टेम्पररी बेसिस पर एक दूसरे के साथ में बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसे ज़्यादा लोड अप्लाई करते हो या उसमें मॉइस्चर अप्लाई करते हैं तो वो ढह जाते हैं। ठीक है, वो ढह जाते हैं, आपको भले ही दिखने में वो सॉइल स्टेबल दिखेंगी लेकिन उसके अंदर पॉकेट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, उसके अंदर वॉइड्स होंगे। ठीक है, तो वो हमें दिखते नहीं है, और जब भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसके ऊपर और बाद में वाइंड या फिर वाटर के साथ में कांटेक्ट होता है या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड होता है तो वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका रेमेडी क्या है दोस्तों, देखिए कोलैप्सिबल सॉइल का लोएस्ट। ओके, तो कोलैप्सिबल सॉइल जो लोएस्ट होती है एवलिन डिपॉजिट से, उसके हमें एग्जांपल दिख रहा है, आपको ये देखने मिल रहा है कि काफ़ी सारे रास्ते ढह गए हैं, जहाँ पर भी आपको एवलिन डिपॉजिट्स की वजह से दिख रहे हैं वहाँ पर रास्ते ढह जाते हैं। तो ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। तो इसके लिए रेमेडी क्या है दोस्तों हमारा, कि बाय कीपिंग अ चेक ऑन द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, लोड्स एंड फाउंडेशन सिलेक्शन। ठीक है, तो आपने इस जगह पर मैट फाउंडेशन का इस्तेमाल करना है। मैट फाउंडेशन क्या होता है दोस्तों, रैप्ड फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, कि आप जितना भी आपका बिल्टअप एरिया है उस टोटल एरिया पर क्या करते हो, फाउंडेशन क्रिएट करते हो, जिससे क्या होता है कि आपका जो भी सेटलमेंट होता है अनइक्वल सेटलमेंट नहीं होता है, इक्वल सेटलमेंट होता है, जिससे आपके स्ट्रक्चर को काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है। सो ये फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर है। देन नेक्स्ट वन इज अ लैंडस्केप irrigation should be restricted or eliminated. Excellent drainage facilities should be underlain with an impermeable liner to prevent water from seeping into the soil. ठीक है, तो ये हमें पता था कि अगर आपके कोलैप्सिबल सॉइल के कांटेक्ट में अगर बारिश आती है, पानी आता है, तो वो सबसे डेंजरस है। तो अपने जितना हो सके ग्राउंड वाटर टेबल को या फिर उसके अंदर जो भी आसपास में पानी है उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का क्रिएशन करना है। ओके, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी सॉइल सिचुएशंस है वो स्टेबल रहेंगे। देन अपने पॉपुलर ग्राउंड मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट, जिस तरह से अपने सॉइल इंक्लूड द प्री वेटिंग ऑफ द सॉइल, डायनामिक कॉम्पैक्शन, वाइब्रो फ्लोटेशन, वाइब्रो कॉम्पैक्शन, स्टोन और सीमेंट कॉलम्स। ओके, treating the soil with the calcium chloride or sodium silicate solutions in order to introduce the cementing that is insoluble। ठीक है, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट है दोस्तों, जिसमें आपने करना क्या होता है कि आप उसे पहले से ही गीला कर दीजिए कंस्ट्रक्शन करने के पहले, या फिर आप उसे डायनामिक कॉम्पैक्शन कीजिए, आप उसे वाइब्रो फ्लोटेशन भी कर सकते हो। उसी तरह से वाइब्रो कॉम्पैक्शन भी एक मेथड होती है, आप उसमें स्टोन एंड सीमेंट कॉलम्स पहले ही क्रिएट कर लीजिए, जिससे क्या होगा वो अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। या फिर आप ट्रीट कर सकते हो सॉइल को विद द कैल्शियम क्लोराइड, ओके, या सोडियम सिलिकेट, जिससे आपका जो सॉइल है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कॉज है फेलियर ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है, तो दोस्तों ड्यूरिंग द अर्थक्वेक द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग मूव्स विद द ग्राउंड एंड द सुपरस्ट्रक्चर एंड इट्स कंटेंट्स शेक एंड वाइब्रेट इन एन इरेगुलर मैनर ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो दोस्तों जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपका एक्स वाई एंड जेड, ओके, मोस्टली आप एक्स एंड जेड डायरेक्शन में आपकी बिल्डिंग मूव करती है। ओके, वाई डायरेक्शन में नहीं करती है, लेकिन जो आपका बिल्डिंग का वेट होता है, हमें पता है कि हम मोस्टली जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं वो हम कहने को करते हैं कि अंडर एनफोर्स होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टर ओवर एनफोर्समेंट ही प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है, जो स्टिफनेस है बिल्डिंग की, काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपका बिल्डिंग स्टिफ होने की वजह से आपका फाउंडेशन डेफिनेटली फेलियर कर लेगा। ओके, उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो पाती है, इलास्टिसिटी बचती नहीं है। सो द डैमेज टू द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर्स मे रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंट सिस्मिक इफेक्ट, दैट इज ग्राउंड फेलियर्स, then vibration transmitted from the ground to the structure, then ground cracking, liquefaction, ground lurching and differential settlement, lateral spreading and लैंड स्लाइड्स। ओके, तो दोस्तों हमें पता है कि इतने सभी कॉजेस हमें अर्थक्वेक की वजह से अपने स्ट्रक्चर पर आते हैं और हमारा स्ट्रक्चर फेलियर कर सकता है। सो इसके लिए रेमेडियल क्या है, तो लैटरल मूवमेंट
ओके, एक नया टर्म है कि earthquake and liquefaction देखना है सबसे पहले. So the lateral movement in the soil is possible when there is a removal of existing side support adjacent to a building. Okay, there is excessive overburden on the backfill or lateral thrust on the backside of the retaining wall. Okay, so the lateral movement is also observed during the earthquake when the structure fell due to lateral movement of the soil beneath the foundation following liquefaction. Okay, so the classic example of such failure are major damage to the thousands of buildings in Niigata, Japan during the 1964 earthquake. Next one is example of failure of lower San Fernando Dam which suffered an underwater slide during the San Fernando earthquake 1971. ओके, तो दोस्तों जब भी lateral movement आप soil में possible होता है, जब आप एक रिमूव करते हो एग्जिस्टिंग साइड सपोर्ट, ठीक है, अगर आपके बिल्डिंग की साइड्स का सपोर्ट अगर रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके बिल्डिंग में लेटरल मूवमेंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेटरल थ्रस्ट आपके रिटेनिंग वॉल पर, आपके बिल्डिंग पर क्रिएट होती है. ठीक है, यही लेटरल मूवमेंट आपको अर्थक्वेक में देखने मिलेगा. ठीक है, जब जो लेटरल मूवमेंट की वजह से आपका सॉइल जो है फेल करता है. ठीक है, इसका एग्जांपल दिया है हमें जापान का और सैन फर्नांडो डैम के बारे में. ओके, तो ये दोस्तों आपको बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग्स फेलियर ड्यूरिंग द 1964 निगाटा जापान अर्थक्वेक. ओके, तो क्या हुआ इसमें कि जो लेटरल मूवमेंट हुआ था हमारा अर्थक्वेक की वजह से एक्स एंड जेड डायरेक्शन में, ओके, उसकी वजह से आपका बिल्डिंग फेलियर हो गया है. और आपको डैम भी दिख रहा होगा, जो आपका बी फिगर है उसमें फेलियर ऑफ द लोअर सैन फर्नांडो डैम दिया है 1971 का. ओके, रिटेनिंग वॉल फेलियर दिख रहा है आपको. तो दोस्तों ये कुछ ब्रिज फेलियर भी दिया है. ठीक है, देखिए द टिपिकल एग्जांपल ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ अ बिल्डिंग ड्यू टू लिक्विफैक्शन. ओके, तो लिक्विफैक्शन क्या है, जो हमारी मिट्टी है बिल्कुल पानी की तरह बिहेव करती है और आपकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स है पूरे पानी में जिस तरह से ढह जाते हैं उस तरह से ज़मीन में ढह जाते हैं. सो द लिक्विफैक्शन मिटिगेशन मेजर्स, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपने सॉइल इंप्रूवमेंट ऑप्शंस है कि डेंसिफिकेशन करना चाहिए, डीप डायनेमिक कॉम्पैक्शन करना चाहिए, हार्डनिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, अपनी ग्राउटिंग करना चाहिए. देन स्ट्रक्चरल ऑप्शन है आपके पास में, आप पाइल या केजन एक्सटेंडिंग बिलो द लिक्विफिएबल सॉइल इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, या आपने क्वालिटी अश्योरेंस पे भी ध्यान देना इन टेकिंग द मिटिगेशन मेजर्स. सो द एडिशनल मेजर्स एंड रेमेडीज भी दी है, तो आपने प्रॉपर प्लानिंग ऑफ सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन करना है, एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन कंट्रोल एंड सुपरविजन फॉर स्मॉल स्केल डैमेजेस, अंडरपाइनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इज सजेस्टेड. सो द नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन एरर. ओके, तो ये दोस्तों मैन मेड एरर है. अब इसमें देर आर टू कॉमन सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एरर. सबसे पहले टेम्परेरी प्रोटेक्शन मेजर्स, error relating to temporary shoring, bracing, temporary coffer dam एंड नेक्स्ट वन इज फाउंडेशन वर्क इटसेल्फ. सो सबसे पहले जब आप एक्सकेवेशन करते हो, एक्सकेवेशन के वक्त में आपने शोरिंग, ब्रेसिंग एंड टेम्परेरी कॉफर डैम्स के वक्त में जो भी एरर क्रिएट की है उसकी वजह से फेलियर हो सकता है, या फिर आप जब फाउंडेशन वर्क कर रहे हो उसकी वजह से हो सकता है. तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि फाउंडेशन फेलियर है, अगर फाउंडेशन नॉट अलाइन प्रॉपरली हुआ तो क्या होगा. ठीक है, पंचिंग फेलियर ऑफ फाउंडेशन दिख रहा है आपको, लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दिया है. ठीक है, सो दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन एरर. ओके, तो दिस पेपर रिप्रेजेंट्स क्लासिक केस ऑफ पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस ड्यू टू विच द फाउंडेशन फेलियर ऑफ द बिग बिल्डिंग्स इन द शंघाई. ओके, तो शंघाई की बिग बिल्डिंग में भी कंस्ट्रक्शन एरर की वजह से क्या हुआ, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ. तो दोस्तों हमने प्रिवेंटिव मेजर देखना है इसका कि देयर इज अ no remedy for such massive failure, but definitely preventative measures is in terms of supported excavation system for this deep excavation problems can be adopted to avoid such failure. Okay, then the soil nailing is the latest and the most widely used technique for supporting the vertical excavation near an existing building. A classic application of the soil nailing technique is reported in which the soil nail support of excavation system for the embassy of the People's Republic of China in United States was carried out. Okay, तो दोस्तों आपको सॉइल नेलिंग दिख रहा होगा कि जो भी आप वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करते हो, सबसे पहले क्या होता है कि आप डीप कंस्ट्रक्शन करते हो. ओके, तो जब भी आप ओके, तो आपने जब भी डीप कंस्ट्रक्शन करना है तो आपने उसे सपोर्टेड करना है, आपने उसे सपोर्टेड एक्सकेवेशन करना है, या आपने उसमें सॉइल नेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है. आपको दिख रहा है दोस्तों कि स्टेप वाइज हमने क्या किया है, डीपनिंग किया है, हमने एक्सकेवेशन किया है स्टेप वाइज, और उसमें हमने सॉइल नेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है. सो द रिजल्ट डिटेल्स ऑफ द सॉइल नेल सेक्शन वाज डिसाइडेड हियर. सो नेक्स्ट वन इज अनइक्वल सपोर्ट्स. नेक्स्ट वाला है दोस्तों अनइक्वल सपोर्ट.
So the footing resting on the different type of soil, different bearing capacity and unequal load distribution will result in the unequal settlement और what we call is differential settlement. So सबसे बड़ा next reason आता है unequal settlement. So the power of Pisa, टावर ऑफ पीसा इन इटली, ठीक है, जो सबसे बड़ा फेलियर एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा पीसा टावर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका जो फाउंडेशन है वो अलग अलग तरह से सेटल करता है, जिससे आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा लीन हो जाता है वन डायरेक्शन में। सो नेक्स्ट है हमारा वाटर लेवल फ्लक्चुएशन. So the rise in the groundwater table reduces the bearing capacity of the soil, and on the other hand, the rapid fall in the groundwater table causes the ground subsidence or formation of sinkholes due to increased overburden effective stress value. So the formation of sinkhole in another major cause of foundation failure due to increased water usage, altered drainage pathways, overloaded ground surface, and redistributed soil. According to the Federal Emergency Management Agency, the insurance claims for the damages as a result of sinkhole has increased 120%. Okay, तो दोस्तों ग्राउंड वाटर लेवल फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है कि जब भी आपका ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है या कम होता है, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ग्राउंड सब्सिडेंस हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है सिंक होल क्रिएट होते हैं। आपको डायग्राम दिख रही है, ओके। तो दीज आर द सिंक होल। जब भी आपका ग्राउंड वाटर टेबल वेरी करेगा तो आपका जो सॉइल होता है वो भी अपना डेंसिटी वेरी करता है और इसकी वजह से सिंक होल क्रिएट होते हैं। सो द नेक्स्ट is vibration effect. Okay, the next reason is vibration effect. So the construction activities such as blasting, pile driving, dynamic compaction of the loose soil, operation of heavy construction equipment induce the ground and structure vibrations. So the ground vibration from the construction source may affect the adjacent and the remote structure in the three major ways. So जब भी आप बड़े कंस्ट्रक्शन करते हो, आप प्लास्टिंग करते हो, पाइल ड्राइव करते हो, डायनामिक कॉम्पैक्शन करते हो, तो उस वक्त में जो एडजेसेंट बिल्डिंग्स होती है उनमें क्या होता है वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। अब ये तीन तरह के वाइब्रेशन होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइब्रेशन विथ और विदाउट द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट है डायनामिक सेटलमेंट ड्यू टू सॉइल डेंसिफिकेशन एंड लिक्विफेक्शन। एंड थर्ड है आपका पाइल ड्राइविंग एंड एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स ऑफ रिपीटेड डायनामिक लोड्स। ओके, तो ये तीन बेसिक मेजर वाइब्रेशन क्रिएटिंग क्या है फिनोमिनास है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा इसका प्रिवेंटेटिव मेजर्स। सो द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द ग्राउंड एंड स्ट्रक्चर वाइब्रेशन प्रोवाइड द रिलेशनल टू सिलेक्ट measures for prevention or mitigation of vibration problem and settlement damage hazards. So the active and passive isolation system are adopted in these regards. Okay, तो दोस्तों वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए आपने डैम्पिंग सुना होगा कि आपकी बिल्डिंग में जब भी वाइब्रेशन होती है, आप किसी भी तरह की अगर मशीन फिट करते हो वाइब्रेशन की, उस मशीन की वजह से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हो गया, अगर कोई मशीन आप फिट करते हो तो वाइब्रेशंस एब्सॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं डैम्पर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो एक्टिव और पैसिव आइसोलेशन सिस्टम्स हम इसमें अडॉप्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा फेलियर होता है ड्यू टू स्लोप इंस्टेबिलिटी। ओके, so the foundation failure due to rapid movement of the land mass over a slope result when a natural or the man-made slope on which the structure exists become unstable. So the major cause of slope instability or landslide can be identified as steep slope, groundwater table changes, heavy rainfall, earthquakes and other vibration, removal of the toe of the slope or loading द हेड ऑफ द स्लोप। ओके, तो दोस्तों इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप भी एक काफ़ी मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन फेलियर होता है। देन इसका प्रिवेंटेटिव मेजर है कि मॉडिफाइंग द ज्योमेट्री ऑफ द स्लोप, कंट्रोलिंग द ग्राउंड वाटर, कंस्ट्रक्शन टाई बैक, spreading the rock nets, providing the proper drainage system, then provision of the retaining walls and soil nailing technique. Okay, then next region है हमारा foundation failure due to uplift. One of the major cause of the foundation failure due to uplift is presence of expansive soil beneath the foundation. Swelling clays derived from the residual soil can expert uplift pressure, which can do the considerable damage to the lightly loaded or wood frame structure. In case of pile foundation that are used to resist the uplift forces due to wind loads,
such as transmission line towers, high-rise building, chimney. The available uplift resistance of the soil becomes the one of the most decisive factor in the defining the stability of foundation. ठीक है, देन कंक्लूजन है हमारा दोस्तों कि आपने, अगर आपको इसके सभी इफेक्ट्स पता है, किस वजह से आपको रीजंस है ये पता है, तो आप इसके रेमेडीज़ अप्लाई करके आपका स्ट्रक्चर सेफ बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।